दतिया विधानसभा उपचुनाव में मतदान की तारीख नजदीक आते ही सियासी मुकाबला पूरी तरह चरम पर पहुंच गया है। 30 जुलाई को होने वाले मतदान से पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा ने जहां बूथ से लेकर शक्ति केंद्र तक संगठन को एक्टिव कर दिया है, तो वहीं कांग्रेस भी माइक्रो मैनेजमेंट के जरिए चुनावी रणनीति को धार दे रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी लगातार चुनावी सभाएं और रणनीतिक बैठकें कर रहे हैं और बीजेपी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल लगातार चुनावी मोर्चा संभाले हुए हैं, जबकि अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी प्रचार की कमान संभाल ली है। दतिया पहुंचे केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दावा किया कि भाजपा भारी बहुमत से चुनाव जीतेगी। दतिया उपचुनाव में सियासी संग्राम, 30 जुलाई को होगा मतदान। सीएम डॉक्टर मोहन और सिंधिया संभालेंगे मोर्चा। हेमंत खंडेलवाल की लगातार बैठकें, 6 मंडलों में मंत्रियों की तैनाती, बीजेपी विधायकों को शक्ति केंद्रों की जिम्मेदारी, बूथ स्तर तक बीजेपी संगठन एक्टिव, कांग्रेस का 10 क्लस्टर माइक्रो मैनेजमेंट, जीतू पटवारी संभाल रहे चुनावी कमान। आशुतोष जी आपके लिए समर्पित हैं, पहले भी समर्पित थे संगठन के पदाधिकारी के रूप में। आज पग पग और जमीन पर आपके साथ चलते रहेंगे जीवन भर, और इसलिए मैं आपको निवेदन करता हूं, तो 30 तारीख को दतिया की विकास और प्रगति का यज्ञ की शुरुआत है मेरे भाई और बहनों। जो 2.5 वर्षों से अवरुद्ध हो चुका था, उसमें आपको और हमें अपनी बड़ौनी की जनता ने ठान लिया है। 30 तारीख को कमल के बटन को दबाना है, भाजपा को जिताना है। प्रदेश की राजनीति के बदलाव का अगर मुख्य केंद्र बिंदु है तो वो दतिया का चुनाव है, और मैं फक्र से, गर्व से, आत्मविश्वास के साथ मध्य प्रदेश की राजनीतिक दशा बदल रही है। इतने बुरे हारेंगे कि अकल्पनीय हरा के आएंगे कांग्रेस के कार्यकर्ता और मध्य प्रदेश की जनता, याद रखना। इधर चुनाव प्रचार के बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के एक बयान ने सियासी विवाद खड़ा कर दिया है। पटवारी ने निष्पक्ष चुनाव कराने की अपील करते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन के अधिकारी सुन लें, यदि हमारे किसी कार्यकर्ता के साथ हरकत की तो मेरा नाम जीतू पटवारी है, याद रख लेना। यहीं पर हिसाब पहले करूंगा, चुनाव बाद में करूंगा। उधर बीजेपी ने इसे अधिकारियों को धमकाने वाला बयान बताते हुए चुनाव आयोग से कार्यवाही की मांग की है। मंत्री विश्वास सारंग ने इसे कांग्रेस की हार की हताशा और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर दबाव बनाने की कोशिश बताया है। पुलिस प्रशासन के भी अधिकारी सुन ले इस वीडियो के माध्यम से, अगर किसी ने किसी भी कार्यकर्ता को बिना काम से पुलिस कर्मचारी, अधिकारी, थाने, टीआई, एसपी कोई हरकत की तो मेरा नाम जीतू पटवारी है, याद रख लेना। यहीं पे पहले चुनाव बाद में करूंगा, आपसे हिसाब पहले करूंगा। प्रशासन के कर्मचारियों को भी समझाना चाहता हूँ, चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए। ये चमकाने की राजनीति, ये दबाव बनाने की राजनीति, ये लोकतंत्र में कहीं भी परमिसिबल नहीं है। निश्चित रूप से जीतू पटवारी जी ने चुनाव आचार संहिता का भी उल्लंघन किया और उन पर ये केस दर्ज होना चाहिए, और ये कांग्रेस की हारी हुई मानसिकता का परिचायक भी है। कुल मिलाकर दतिया विधानसभा उपचुनाव अब सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं, बल्कि प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुका है। बीजेपी ने अपने दिग्गज नेताओं और संगठन की पूरी ताकत मैदान में उतार दी है, जबकि कांग्रेस भी हर बूथ तक पहुंचने की रणनीति पर काम कर रही है। ऐसे में 30 जुलाई का मतदान न सिर्फ दतिया की जनता का फैसला होगा, बल्कि दोनों दलों के चुनावी प्रबंधन और बड़े नेताओं की राजनीतिक साख की भी परीक्षा बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24।
नमस्कार, IND एजेंडा दतिया में दमखम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। चर्चा को देंगे विस्तार, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं क्या है आज के एजेंडा पॉइंट्स। दतिया उपचुनाव में किसकी रणनीति पड़ेगी भारी? क्या दिग्गज नेताओं की एंट्री बदलेगी चुनावी तस्वीर? जीतू पटवारी के बयान पर क्यों मचा सियासी घमासान? बीजेपी क्यों बता रही इसे धमकाने की राजनीति? तो दतिया विधानसभा उपचुनाव में मतदान की तारीख अब नजदीक आते ही सियासी मुकाबला अपने चरम पर पहुंच गया है। 30 जुलाई को होने वाले मतदान से पहले भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने ही अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा ने बूथ से लेकर के शक्ति केंद्र तक संगठन को एक्टिव कर दिया है। कांग्रेस भी माइक्रो मैनेजमेंट के जरिए चुनावी रणनीति को धार दे रही है। आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं, आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रही हैं डॉक्टर वाणी अहलूवालिया, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। डॉक्टर वाणी, स्वागत है आपका IND 24 में। हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर शिम्पी अग्रवाल, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। शिम्पी जी, आपका भी स्वागत है IND 24 में। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक शर्मा जी। सर, आपका भी स्वागत है IND 24 में। शुरुआत में चलिए अभिषेक जी आपसे कर लेता हूँ। अभिषेक जी, जिस तरीके के बयान हमने अभी देखे कि भाई किसी ने भी अगर हरकत की तो चुनाव बाद में होगा, हिसाब पहले होगा, कहा जा सकता है कि ये जो चुनाव है ये चुनाव कम और प्रतिष्ठा की लड़ाई ज़्यादा बन गया है, क्या कहेंगे? दिव्यांशु जी, बिल्कुल, क्योंकि प्रतिष्ठा का चुनाव इसलिए है कि जैसे कि उस रीज़न को अगर अपन देखें दतिया को, तो झांसी गले की फांसी, दतिया गले का हार जी। अब दतिया गले का हार मतलब उसकी जो सांस्कृतिक धरोहर है, वहाँ पर जो है पारंपरिक धरोहर है वहाँ का जो प्राकृतिक वातावरण है, इसलिए हार सुंदरता का प्रतीक माना जाता है। तो माँ पीताम्बरा की वजह से उस क्षेत्र का व्यक्तित्व प्रभाव तो है, क्योंकि वहाँ पर प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर सभी लोग जो है अनुष्ठान करने गुप्त तरीके से भी आते हैं, तो उसका प्रभाव है। अब जैसे जीतू पटवारी जी ने कहा कि अभी कि हम देख लेंगे, ध्यान रखना, जो भी है धमकी भरे शब्द जो किए हैं ये चुनाव में होते हैं। आप देखोगे इसके पहले 2018 में जब कमलनाथ जी की सरकार थी, तब भी कमलनाथ जी ने ये बोला था कि देख लो हमारी सरकार आ रही है, अधिकारियों ध्यान से सही तरीके से रहना, आपको ध्यान हो। तो ये तो खैर चुनाव में है एक दूसरे पार्टी, क्योंकि अभी देखिए सत्ता में बीजेपी है। और चूंकि दतिया में जब से नरोत्तम जी का टिकट कटा है, आशुतोष तिवारी जी आए हैं, तो वहाँ पर अब वो एक ऐसा हो गया है कि सभी जितने भी वरिष्ठों में वरिष्ठ हैं, जितने भी राजनेता हैं, जितने भी धुरंधर हैं, वो सभी वहाँ हैं। और हमारे जो भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हेमंत कंडेलवाल जी के लिए भी चुनौती है, क्योंकि पहली बार जब वो प्रदेश अध्यक्ष बने तो पहली बार अब उनके लिए उपचुनाव है। तो दोनों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, दोनों के जो हाईकमान है, वो अपनी अपनी जोरदारी तो दिखाएंगे। और कहीं कुछ ना कुछ हमेशा, जैसे कांग्रेस का आरोप रहा है कि EVM हैक होता है, EVM में गड़बड़ियाँ होती हैं, तो उसको प्रभाव को भी दिखाने के लिए कहें या उसको जताने के लिए कहें, तो कांग्रेस ये बार बार प्रयास तो करेगी। जी, चलिए ठीक है। डॉक्टर शिम्पी का रुख करना चाहूँगा। डॉक्टर शिम्पी, जैसे उन्होंने कहा कि भाई कोई भी हरकत ना करे, हिसाब पहले होगा, चुनाव बाद में होगा। अब विश्वास सारंग कह रहे हैं कि भाई ये धमकाने चमकाने की राजनीति नहीं चलेगी। वो तो ये भी कह रहे हैं कि भाई एक तरीके से उन्होंने तो सीधे सीधे आचार संहिता का उल्लंघन ही कर दिया। क्या कहेंगे शिम्पी जी? देखिए दिव्यांशु जी, लगभग एक जैसे बयानों पर भारतीय जनता पार्टी को दोहरे मापदंड नहीं अपनाने चाहिए, क्योंकि जीतू पटवारी जी से पहले तो नरोत्तम मिश्रा जी का बयान आ चुका है, जो चुनावी मंच से सार्वजनिक रूप से SP कलेक्टर को किस तरह से सीधी चेतावनी दे रहे थे कि मैं दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही नहीं भूलता हूं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये कोई फूलों की वर्षा तो वो कर नहीं रहे थे वहां के प्रशासन पर। और जहां तक विश्वास सारंग जी ने आचार संहिता की उल्लंघन की बात करी, तो वो तो उसी दिन उल्लंघित हो गई थी जब भारतीय जनता पार्टी के दतिया के जो कार्यकर्ता है वो इनके अनुशासन की पोल खोलते हुए किस तरीके से सड़कों पर आकर शक्ति प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दे देते हैं जिसको दतिया के कार्यकर्ता खुद नहीं जानते भारतीय जनता पार्टी के। और अगर हम कैलाश विजयवर्गीय जी की भी बयान की बात करें, अभी हाल ही के दिनों में कहा था कि कैसे प्रशासनिक अधिकारियों में एक होड़ लगी रहती है कि वो खुद को संघ की पृष्ठभूमि से आया हुआ बताना चाहते हैं, जहां वो कहते हैं कि हमने भी संघ की पट्टी बांधी है, हमने भी संघ का बेल्ट पहना है,
तो वो तो स्वयं ही अपने आप में बता रहे हैं कि किस तरीके से जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, या तो वो सत्ता के संरक्षण पर चल रहे हैं या फिर वो सत्ता के भय में चल रहे हैं। मार्च 2026 की आपको घटना याद होगी, जब लाहौर से इन्हीं के विधायक थे अमरीश शर्मा जी, जो भिंड प्रशासन के विरुद्ध ही धरने पर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि प्रशासनिक अधिकारी उनकी सुनते नहीं, वो दबाव में काम करते हैं। तो देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी ने हम लोगों को पाठ पढ़ाया कि प्रशासनिक अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के दबाव में चलते हैं और उनकी दबावी कार्रवाइयों की वजह से कांग्रेस का कार्यकर्ता प्रभावित होता है, जिनके ऊपर झूठी एफआईआर तक जो है वो दायर कर दी जाती है। और ये तो स्वयं भाजपा के ही कार्यकर्ता, दतिया में आपने भी कई वीडियो बाइट्स देखी होंगी जहां महिला कार्यकर्ता स्वयं ये आरोप लगा रही थी दतिया के प्रशासन पर कि उन्होंने हमसे कहा हम आपके ऊपर झूठी एफआईआर कर देंगे। तो होती होंगी, ये भाजपा स्वयं बता रही है। इसीलिए आदरणीय जीतू पटवारी जी ने कहा कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, आप उनके ऊपर किसी भी तरीके की कोई भी असंवैधानिक कार्रवाई नहीं करें। और जहां तक बात है इस पर शिकायत करने की, तो हमें लगता है दिव्यांशु जी, अगर प्रशासनिक अधिकारी किसी तरह की कोई गलत कृत्यों को अंजाम नहीं दे रहे हैं, वो कोई भी असंवैधानिक कार्य नहीं कर रहे, तो डरने की जरूरत क्या है। अगर विपक्षी दल के नेता ने इस पर प्रश्न चिन्ह लगाया है और अगर प्रशासन किसी तरह का कोई गलत कार्य नहीं कर रहा, सरकार उनसे कुछ असंवैधानिक कार्य करवा नहीं रही है, तो न तो विश्वास सारंग जी को डरने की जरूरत है, न दतिया प्रशासन को डरने की जरूरत है। सीधा सा कहना है कांग्रेस पार्टी का। ठीक है, चलिए प्रतिक्रिया ले लेते हैं जी। डॉक्टर वाणी, आपकी प्रतिक्रिया। ठीक, दिव्यांशु जी, आपको, शिम्पी जी को 1 मिनट, और वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक जी को मैं प्रणाम करती हूँ, श्रोताओं को भी मैं नमस्कार करती हूँ। देखिए, राहुल गांधी के काले चश्मे पहनकर देश को बंटाहाल करने का तो कार्य किसी को भी नहीं करना चाहिए। और अभी शिम्पी जी ने जितना वक्तव्य दिया है, तो ये कितनी झूठी प्रतिष्ठा के ऊपर इनका पूरा ये 1-2 मिनट का वक्तव्य था। मैं अभी उसकी गुंडागर्दी और वरिष्ठों का अभाव, ये कांग्रेस की परंपरा है। जीतू पटवारी ने जिस अमर्यादित भाषा का उपयोग किया है यहाँ पर, ये उनकी पद्धति है, ये उनकी एक शैली है, और ये पहली बार नहीं है। उनकी जो पृष्ठभूमि है, उनके भाइयों का इतिहास देख लीजिए, तो वहीं से तो संस्कार आएंगे। और इसीलिए नेते हैं। बात आती है अगर भारतीय जनता पार्टी की, पूरा परिवार एक संगठन है और संगठन के तौर पर सब मिलकर पूरी ताकत लगाकर अपना काम करते हैं, अपने उद्देश्य पूर्ति की तरफ देखते हैं। पर जीतू पटवारी, इन्होंने तो कांग्रेस को इतना बदहाल किया है कि कमलनाथ छोड़िए, तनखा जी छोड़िए, भूरिया छोड़िए, पूर्व पीसीसी चीफ छोड़िए, कोई भी वहां नहीं पहुंचा। दिग्विजय सिंह भी पहले दिन पहुंचे और गायब हो गए। क्या दर्शाता है ये? क्या स्पष्ट और साफ नहीं होता कि जीतू पटवारी ने कांग्रेस को इतना, कोई वरिष्ठ उनके साथ आना नहीं चाहता, कोई प्रचार में सम्मिलित नहीं है। यहां तक कि उमंग संघार भी लास्ट 2-3 दिनों में वहां पहुंचेंगे। मुझे लगता है जब जीतू पटवारी एग्जिट करेंगे तब उमंग सिंघार आएंगे, क्योंकि एक नाव में तो दोनों बैठते ही नहीं है। और ये किस नैतिकता की बात कर रहे हैं? क्या ये जानती नहीं है कि ये चुनाव क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इनके दोषी करार दिया है। क्या ये जानती नहीं है कि 2003 का पुराना एक मामले में दोषी करार इनके प्रत्याशी को पाया गया? क्या प्रत्याशी बनाने से पहले इन्होंने सोचा नहीं था? क्या ये कांग्रेस प्रवक्ता, ये जो अभी से गाना बजाना शुरू कर दिया इन्होंने, ये हार की आहट नहीं है? ये जो प्रशासन को धमका रहे हैं, जो शासन को दोषी करार अभी से देना शुरू कर रहे हैं, जो अभद्र भाषा, कहीं मुझे लगता है कि इनको भी आभास है कि हार निकट है, प्रचंड हार निकट है। और आ गए ये अपनी पुरानी आदतों पर कि इन्होंने संवैधानिक संस्थाओं को, कोर्ट की प्रणाली को, जो लीगल सिस्टम है, उसको दोषी करार देना है। ये तो कोर्ट को भी कटघरे में खड़ा कर देते हैं। ये सब सोची समझी हुई एक रणनीति होती है कांग्रेस। ठीक है, चलिए प्रतिक्रिया ले लेते हैं जी।
शिम्पी जी, आप कुछ प्रतिक्रिया देना चाहेंगी? जी दिव्यांशु जी, देखिए पहली बात, जहां तक बात है अमर्यादित भाषा की, तो डॉक्टर मोहन यादव जी से ज्यादा अमर्यादित भाषा का प्रयोग तो कोई कर नहीं सकता है, वो सर्वविदित है और पूरे मध्य प्रदेश ने देखा। दूसरी बात, जहां तक जीतू पटवारी जी के भाइयों के इतिहास की बात है, तो इतिहास तो आदरणीय मोहन यादव जी के परिवार का भी है। हमें लगता है कि जमीन घोटाले के आरोप पूरे परिवार पे लग रहे हैं और एक बार ईडी सीबीआई से उनकी भी जांच करवा लेनी चाहिए। शिल्पी जी, तीसरी जमीन बात, घोटाले इन्होंने कहा कि पूरा परिवार आरोप जो है उतने वो एक झूठे साबित संगठन हुए है। तो किस जितने तरीके के का आपके संगठन इरादे है, हैं, वो तो राजनीतिक आपके मंसूबों के। पूरा परिवार एक संगठन है, वो किस तरीके का पूरा परिवार है, वो दतिया उपचुनाव में इनकी पूरी कलई खुल चुकी है। हमें लगता है अब भारतीय जनता पार्टी उस पर कितनी भी लीपापोती कर ले, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। चौथी बात, इन्होंने प्रश्न चिन्ह दिग्विजय सिंह जी के ऊपर लगाया कि वो एक बार आए और गायब हो गए, तो कम से कम आकर उन्होंने सार्वजनिक मंच से आदरणीय अवधेश नायक जी से माफी मांगने का काम तो किया। आप लोगों ने तो नरोत्तम मिश्रा जी को रुला दिया। मोहन यादव जी को भी बड़ा दिल दिखाते हुए उनसे क्षमा याचना कर लेनी चाहिए थी। फिर इन्होंने प्रश्न चिन्ह उठाया राजेंद्र भारती जी के ऊपर, तो पेड न्यूज मामले में तो नरोत्तम मिश्रा जी पिछली बार भी हमने उनके साथ वादा और कितने सारे घोटाले के आरोप उनके ऊपर लगे हुए, स्वयं मीडिया ये बता रही है। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि हमने इकोसिस्टम को किस तरीके से आरोपित किया। तो दिव्यांशु जी, इनको भी अपने पुराने दिन याद रखने चाहिए, जब ये स्वयं कहीं बूथ चोरी के आरोप लगाया करते थे और कहीं चुनाव आयोग के जो मेन कर्ता धर्ता है उनके ऊपर आरोप लगाते थे। इन्हीं की तो कारस्तानी थी कि सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि साहब चुनाव आयोग तो कांग्रेस का तोता हो गया है। तो भारतीय जनता पार्टी को अपने भी दिन याद रखने चाहिए। बहरहाल हार की जो आहट है वो बीजेपी में स्पष्ट दिखाई दे रही है और कांग्रेस प्रचंड बहुमत से जीत रही है, इसका हमें पूरा भरोसा है। आपने मेरे से पूछा दिव्यांशु जी? जी 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 जी। हाँ शिम्पी जी, आप तो भूल गई हैं, भूले बिसरे गीत बना देती हैं आप इस इतिहास को, फिर आप बोलती हैं पुरानी बातें क्यों कर रहे हैं। पर आप स्पष्ट और साफ ये समझिए कि जितने आपने आरोप लगाए थे वो सारे निराधार थे, क्योंकि जो आरोप आपने मुख्यमंत्री पे लगाए थे, आपके भी पूर्व मुख्यमंत्री का अरे जांच हुई कहाँ है? मतलब भी ऐसे निगमों आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं और आपके पूर्व मुख्यमंत्री जी ने तो वल्लभ भवन को एक ट्रांसफर इंडस्ट्री के रूप में एक ऑफिस को केंद्रित कर दिया था। आप ध्यान दीजिए कि आप जिन मुद्दों पर जनता के समक्ष जाते हैं वहां पर अगर इस गुंडागर्दी की भाषा शैली के साथ आप प्रस्तुति दे रहे हैं तो जनता आपको किस प्रकार का जवाब देने वाली है। महिला विरोधी, किसान विरोधी, युवा विरोधी, आप लोग किस प्रकार से क्या देंगे स्पष्टता। संस्थाएं जो है ना वो एग्जिस्ट के भद्र भाषा बोलते हैं, क्या वो किसी महिला को उस भाषा में संबोधित कर सके? क्या वो कोई पुलिस प्रशासन को संबोधित कर सकते हैं? कोई बोल नहीं सकता ना, आपके नेताओं से ज्यादा कोई बोल सकता है। जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष को दो कौड़ी का कह के संबोधित करे, वो खुद कितनी शालीन भाषा का प्रयोग कर रही है, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ठीक है, चलिए। जब महिलाओं को वो आधी आबादी, महिलाओं की बात मर्यादा है, ठीक है। जंतर मंतर पर दिल्ली के प्रशासन ने कैसे बेटियों को मारा है ना, वो पूरा देश देख रहा है। ठीक है ठीक है, चलिए ठीक है ठीक है। वाणी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक टिप्पणी पहले वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथी जो बैठे हुए अभिषेक शर्मा जी, उनसे ले लेता हूं। शर्मा जी, आपने दोनों ही प्रवक्ताओं का वक्तव्य सुना, एक टिप्पणी आपसे लेता हूं, फिर उसके बाद वाणी जी के पास जाऊंगा। दिव्यांशु जी, वाणी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही बीजेपी के लिए कि बीजेपी एक परिवार की तरह एक संगठनात्मक काम करती है। देखिए, यही हम हमेशा कहते आते हैं, बीजेपी के में और कांग्रेस में यही अंतर है। बीजेपी में एक अनुशासन आर्मी की तरह होता है, एक बार बोल दिया मतलब बोल दिया, आपको एक एकजुट के साथ करना है। कांग्रेस में थोड़ा सा ये क्या होता है, ये मंच पर दिखता है कहीं ना कहीं। आप देखिए कि नरोत्तम मिश्रा जी का टिकट कटा, थोड़ा सा आक्रोश हुआ, उन्होंने बोला भी हाँ मैं आवेश में था, उसके आप देखिए कि अब वो बिल्कुल साइलेंट है और साथ में है लगातार तरीके से और पूरे तरीके से जो है एक संगठनात्मक तरीके से पूरा चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर सिद्धार्थ कुशवाहा जी को उन्होंने जिम्मेदारी दी है कांग्रेस ने, वो भी लगे हुए क्योंकि कुशवाहा वोट बैंक बहुत ज्यादा है। हालांकि एक छोटा सा जो विवाद हुआ, जो सिम्पी जी कह रही हैं कि अधिकारी ये चाहते हैं कि हम जुड़ाव, हाँ क्योंकि देखिए उपचुनाव है, उपचुनाव है, मेन चुनाव है नहीं, विधानसभा चुनाव है नहीं, तो अधिकारियों को रहता है
कि भाई मैं फलाने नेता के या मंत्री के नजदीक में जाके अच्छा काम करूं तो हो सकता है कि मुझे कुछ बेनिफिट मिले। तो इसलिए अगर हो सकता है कि विपक्ष ये कहता है कि अधिकारी सही तरीके से काम करें, तो कुछ नहीं है, ये सत्ता पक्ष विपक्ष का हमेशा चलेगा और ये हमेशा हमने चुनाव में देखा है। परंतु देखना ये है कि कितनी तरीके से निष्पक्ष होकर देता है, निष्पक्ष होकर ये चुनाव होता है। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष हर संभव प्रयास करता है कि हमारा सब तरीके से मैनेजमेंट माइक्रो से लेकर मैक्रो तक सब कुछ हो, तो ये तो देखने को मिलता है। तो ऐसा कुछ नहीं है अगर इस तरीके से होता भी है, पर हाँ लहजा कैसा है ये इंपॉर्टेंट सही है, लहजा कैसा है ये इंपॉर्टेंट है। चलिए वाणी जी, मेरा आपसे सीधा सवाल ये रहेगा कि भाई जैसे आपने कहा कि भाई जनता का जो वहां पर देखने को मिल रहा है, अब सवाल ये भी उठता है ना कि भाई जनता जो है दतिया की वो आपको क्यों चुने, क्योंकि अभी वर्तमान परिस्थितियां जो दिखाई दे रही हैं, जैसे चिंपी जी ने कहा कि भाई जंतर मंतर में जो प्रदर्शन हमने देखा, उससे पहले एथेनॉल का मुद्दा था या उससे पहले और भी कई ऐसे किसानों के मुद्दे रहे हैं और बहुत सारी चीजें मध्य प्रदेश के स्तर पर अगर देख ली जाए, कहीं ना कहीं आक्रोश तो है, असंतुष्टि का भाव भी है। तो ऐसे में मेरा सवाल आपसे ये है कि दतिया की जनता अगर आपको चुने तो क्यों चुने? वाणी जी, देखिए, दतिया की जनता ने इस चुनाव में मुहर लगानी है विकास के मुद्दों पर, ज्ञान के मुद्दों पर। ज्ञान यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति। मैं वरिष्ठ पत्रकार ने एक लहजे की बात की तो उसी से मेरे को एक प्रसंग याद आ गया। आपको ध्यान होगा अभी पायलट जी ने एक पदयात्रा निकाली थी गहलोत जी के विरुद्ध जब 19 पेपर लीक हुए थे। तो गहलोत जी ने क्या किया था पलट में? उन्होंने सिडिशन लॉ का जो उपयोग है वो कर दिया था। आपने कभी सुना है पार्टी के अंदरूनी दो वरिष्ठ नेता आपस में इस प्रकार दर्शाता है? हमने जो पिछले दिनों के जितने भी घटनाक्रम देखे हैं उसमें दो चीजें तो स्पष्ट और साफ हो गई। कांग्रेस को राजनीतिक मुद्दे उठाने की आवश्यकता है अपनी प्रसंगता दिखाने के लिए। उसे रियलिटी में जो अगर रियलिटी से दूर रहकर जो करना होता है ना, कांग्रेस सड़क पर वो करती है और कहीं ना कहीं किसी ना किसी के कंधों का उपयोग करती है। भोपाल में किसान आंदोलन में देख लिया हमने, खाली कुर्सियां और वहां युवा मोर्चा के जो कांग्रेस के नेता थे उनको किस तरीके से वहां से भेजा गया। दूसरी चीज, दिल्ली में भी जो ये पूरा प्रसंग हो रहा है, राहुल गांधी सडनली प्रकट थे वो हाइबरनेशन में, ये एक अटेंशन गेनिंग टैक्टिक, क्योंकि आप वाले को ही अपना क्रेडिट ना ले जाए तो इस तरीके का एक ड्रामा हुआ। बट भोले भाले छात्रों के ऊपर उनके कंधों का उपयोग करके, ठीक है, देख प्रतिक्रिया लेते हैं कि उनके कंधों का उपयोग करके राजनीति की है। नीट का एग्जाम जब हुआ है पूरी तरह, सेकंड अभी जो हुआ है उसका रिजल्ट जब आया है तो हम हर्ष और उल्लास की एक लहर देख रहे हैं देश में, जिसमें छात्र संतुष्ट भी हैं और उन्हें पता है कि प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया है 10 करोड़ शिंपी जी जवाब दीजिए होगा और सख्त कदम होंगे। ठीक है शिंपी जी जवाब दीजिए। अंशु जी, कांग्रेस को आदत नहीं है कंधों पर चढ़कर सत्ता हासिल करने की, और अन्ना आंदोलन के बाद में किसने सरकार बनाई है वो तो पूरे देश ने देखा, और किसने कंधों का उपयोग किया वो भी भारत की जनता भली भांति जानती है। जहां तक बात है आदरणीय राहुल गांधी जी के हाइबरनेशन में जाने की, तो बीजेपी ज्यादा हाइबरनेट करती है, इसलिए उन्हें पता ही नहीं होता ना कि आसपास चल क्या रहा है। क्योंकि राहुल गांधी जी ने सबसे पहले पेपर लीक के मुद्दों को उठाया था और उन्होंने जंतर मंतर के प्रदर्शन को बिल्कुल भी राजनीतिक नहीं किया, इसलिए ना वो उस दिन पहले मंच पर थे और ना ही वो आज भी जंतर मंतर के मंच पर है। जब बच्चों को मारा गया दिल्ली प्रशासन के द्वारा बहुत ही अमानवीय रूप से, तब आदरणीय राहुल गांधी जी सदन में गए, सदन ने नहीं सुना तो प्रधानमंत्री आवास पर गए इसका जवाब मांगने के लिए, और बदले में बीजेपी के प्रशासन ने क्या किया, उन्हें सड़कों पर घसीटने का काम किया। लेकिन हमारे नेता ने ये नहीं कहा कि मैं जान बचा के भाग आया, वो तो मुस्तैदी से आज भी लगे हुए हैं, उन्हें डिटेन किया गया, वो डिटेन हुए और वो आज भी बच्चों के मुद्दों को बहुत निर्भीकता से उठा रहे हैं। दिव्यांशु जी, मेरा एक प्रश्न है तरीके से जी शिंपी जी, मैं उम्मीद करती हूं आपने बहुत गंभीर बातें कह दी हैं कांग्रेस के लिए, और मैं उम्मीद करती हूं कि आपका शीर्ष नेतृत्व आपको सुन रहा होगा। ये भी उम्मीद करती
क्यों नहीं जाएगा जो केंद्र सरकार ने भी दिया है कि राहुल गांधी और आपके जितने भी विपक्ष के नेतागण हैं चर्चा के लिए आमंत्रित किए गए हैं। आप लोग सार्थक चर्चा करेंगे, आप लोग वॉकआउट नहीं करेंगे। का इस्तीफा नहीं होगा, हम कोई चर्चा नहीं करेंगे। हम चलिए, बात तो वही फंसी है कि जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक बात ही नहीं करेंगे। चर्चा की बात करें और दूसरी तरफ इस्तीफा। हम ठीक है। आप मुझे एक कांग्रेसी एजुकेशन मिनिस्टर बता दीजिए जिसने इस्तीफा दिया हो। ठीक है, चलिए, ठीक है, चाहिए। जो अनियमितताएं हुई है ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है वाणी जी, कांग्रेस एजुकेशन, चलिए, समय की कमी है, हमारे पास समय की कमी है। इस्तीफा दिया हो। ठीक है, अभिषेक जी, आपकी एक अंतिम टिप्पणी हो जाए, इसके बाद चर्चा समाप्त करेंगे। जी 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 जी। दतिया की सीट कोर्ट के ऑर्डर की और गलत तरीके से खाली हुई। नरोत्तम मिश्रा जी का प्रभाव पहले से रखा कि 3 बार दतिया सीट से वो रहे। अब कहने के लिए ये है कि भाजपा को 100% तो कांग्रेस को 200% मेहनत करनी है, क्योंकि अभी वर्तमान में सत्ता पक्ष भाजपा है। अब जो वार्ड हैं, जो 36 में से 32 वार्डों पर बीजेपी के पार्षद हैं, दतिया में 36 वार्डों में से 32 बीजेपी के पार्षद हैं, तो इसलिए 200% अब कांग्रेस को मेहनत करनी है, 100% जो है बीजेपी की है। अब किस तरीके से तालमेल से ये काम होता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। वाणी जी कुछ दिखा रही है, क्या दिखा रही है वाणी जी, थोड़ा आप बता भी दीजिए। प्रमुख पेपर लीक 2006 से 2024 तक मेरे पास जो लिस्ट है, ये कांग्रेस शासित प्रदेशों में जो अनियमितताएं हुई है एंट्रेंस एग्जाम्स की, एक भी मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया है। ये सब मत दिखाइए, आप तो सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिखाइए तो देश की जनता मैं सच देखना दिखा चाहती रही है। हूँ, मैं भूतकाल में नहीं, वर्तमान काल में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा वाणी जी कैसे दिखाएंगे? दिखाइएगा। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिखाइए, जनता आतुर है तो इस्तीफा देखने के लिए, बाकी ये सब नहीं देखना जनता को। शिम्पी जी, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा वाणी जी कैसे दिखा सकते हैं? ये थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल हो गया। चलिए, कोई बात नहीं। फिलहाल दतिया के चुनाव को लेकर के हम बात कर रहे थे। बात बिल्कुल सही कही आपने अभिषेक जी कि 100% और 200% वाली बात है कि 100% मेहनत अगर बीजेपी को करनी है तो 200% मेहनत कांग्रेस को करनी पड़ेगी, क्योंकि सत्ता तो बीजेपी की है, पूरा कंट्रोल तो उन्हीं का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो समय की कमी के चलते मैं इस चर्चा को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।